नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आप सुन रहे हैं अजनबी उपन्यास का तीसरा भाग। यदि आपने पहला और दूसरा भाग नहीं सुना है तो उन्हें अवश्य सुनिए, वरना आप एक अच्छी कहानी से वंचित रह जाएंगे। तो प्रस्तुत है गुलशन नंदा का अजनबी का तीसरा भाग। रोहित अपने ठिकाने की ओर बढ़ रहा था। जंगल के विशालकाय पेड़ रात के अंधेरे में गहरी नींद सोए प्रतीत हो रहे थे, मगर कुछ दूर बस्ती में होली का हो हुल्लड़ अभी तक जारी था। अचानक सामने से आती रोशनी की तेज चमक ने उसकी आंखों को चुंधिया दिया। उसके कदम रुक गए और वह अंधेरे को चीरते इस प्रकाश को ध्यानपूर्वक देखने लगा। वह जीप की हेडलाइट्स का प्रकाश था, जो जंगल की कच्ची सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। नज़दीक पहुंचने पर जीप में बैठे रश्मि के पिता दीवान सरदारी लाल को देखकर वह एक का एक चौंक गया। आप दीवान साहब, इतनी रात गए इस उजाड़ में? उसके मुंह से निकला। तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मेरा इंतज़ार? हाँ, काफ़ी देर तक तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ा। मुझे बुलवा लिया होता। आपने इस वक्त यहाँ आने का कष्ट खुद क्यों किया? निजी मामला है, घर पर तय होना मुश्किल था। कहिए, ऐसी क्या मुश्किल आ पड़ी? रश्मि ने मेरी इज्जत को आज चौराहे पर रखने का फैसला कर लिया है। मैं समझा नहीं, वह कांपती आवाज़ में बोला और दीवान साहब की आंखों में झांकने लगा। वह भावुक लड़की है, नासमझ है, नादान है, इसलिए जीवन में कोई गलती भी कर सकती है। लेकिन वह ऐसा करने ही क्यों लगी? तुम्हारे कारण। मेरे कारण? आपको जरूर किसी ने भड़का दिया है, शायद झरने वाली बात कहकर। वास्तव में वहाँ वह मुंह धोने गई थी, होली का रंग उतारने। लेकिन चेहरे पर कालिक पुत जाए तो वह पानी से नहीं धुलती। दीवान साहब के कड़वे बोल सुनकर उसे धक्का सा लगा, पर शीघ्र ही संभल गया। वह उनका संकेत समझ चुका था, किंतु बात को तूल देकर किसी तरह का तनाव नहीं बढ़ाना चाहता था। जब बहुत देर तक उसने कोई उत्तर न दिया, तब दीवान साहब खुद ही बोले, तुम चाहो तो ऐसी भूल करने से उसे रोक सकते हो। प्यार कोई भूल नहीं है दीवान साहब, भावुकता में रोहित कह उठा, जब तक कि वह अपमान का रूप ना ले ले। कौन अपमानित कर रहा है उसे? तुम। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप अपनी बेटी को समझा लीजिए। वह समझ सकती तो मुझे तुमसे दया की भीख क्यों मांगनी पड़ती? कहिए, मुझसे क्या चाहते हैं आप? उससे नफरत करने लग जाओ। अगर मैं ऐसा ना कर सकूं तो इसका मूल्य तुम्हें भारी पड़ेगा। क्या यह नौकरी छोड़नी पड़ेगी? यह धमकी प्यार के बीच दीवार नहीं बन सकती। तो क्या मुझे तुम्हारे इस प्यार का मूल्य चुकाना ही पड़ेगा? कीमत देनी पड़ेगी? दीवान साहब झुंझला कर बोले, क्या दे सकेंगे? मांगो, क्या चाहिए? 10,000, 20,000, 40,000? अपनी बेटी की कीमत बस 40,000 ही लगाएंगे आप? और क्या चाहिए तुम्हें? आपके सारे खजाने में से एक ही नगीना। रश्मि, यू शट अप। दीवान सरदारी लाल अपनी बेटी का नाम सुनते ही गरज उठे। क्रोध से वह कांपने लगे और उन्होंने घृणा से मुंह फेर लिया। फिर लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने शरीर को घसीटते जीप तक ले गए। लगता था रोहित ने उनके क्रोध की जरा भी परवाह ना ही की। वहीं खड़ा उन्हें तब तक देखता रहा जब तक वह जीप में बैठकर वहां से चले नहीं गए। जब उनकी गाड़ी दूर अंधेरे में नजरों से ओझल हो गई, तब ओठों को सिकोड़े और सीटी बजाते हुए लापरवाही से डेरे की ओर चल पड़ा। इस प्रत्यक्ष लापरवाही के नीचे एक मानसिक द्वंद्व चलता रहा। अब वह एक मोड़ पर खड़ा था। रोहित ठिकाने पर पहुंचा तो रात के 10 बज चुके थे। यूं तो शाम ढलते ही जंगल की बस्ती का हर पल डरावना हो जाता है, लेकिन आज होली के त्योहार पर मजदूरों ने इस छोटी सी बस्ती में जंगल में मंगल कर रखा था। होली धूं धूं करके जल रही थी। नशे में धुत बस्ती के लोग अभी तक नाच गा रहे थे। रोहित कुछ देर तक चबूतरे पर खड़ा बस्ती में हो रही होली के उल्लासपूर्ण शोर को सुनता रहा और फिर कमरे में चला गया। खिड़की दरवाजे खुले होने से कमरे में काफ़ी ठंड थी। उसने खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और मेज पर रखे टेबल लैंप की बत्ती उकसा दी। कमरे में प्रकाश फैल गया। फिर वह शीत में ठिठुरते हाथों को रगड़कर गर्म करने का प्रयत्न करने लगा। एकाएक उसके हाथ रुक गए और आंखें पथरा गईं। क्षणभर के लिए दिल की धड़कन जैसे थम गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास न आया। उसने 2-4 बार पलकें झपकाईं और फिर उस औरत को देखने लगा जो कालीन पर औंधी लेटी थी। झिझकते और डरते डरते वह उसके समीप गया
और ध्यानपूर्वक उसे देखने लगा। यह बिजली थी। रोहित ने 2-4 बार उसे पुकारा, लेकिन वह आंखें बंद किए कुछ बड़बड़ाती लेटी रही। रोहित ने झुककर उसे सीधा किया। वह शराब के नशे में बेसुध थी। चोली में से उसका गदराया सीना बाहर झांक रहा था। होली का रंग अभी तक उसके चेहरे और उभरे हुए सीने पर जमा हुआ था। उसके मुंह से निकलती शराब की दुर्गंध कमरे में वातावरण को दूषित कर रही थी। रोहित कुछ देर तक खड़ा देखता रहा, फिर उसके कंधों को पकड़कर झिंझोड़ते हुए उसे फर्श पर से उठाने का प्रयास करने लगा। बिजली ने अपनी नशीली आंखें खोली तो बड़ी विचित्र नज़रों से मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। फिर बड़बड़ाई, नहीं बाबू, मैं घर नहीं जाऊंगी। पागल ना बन बिजली, बादल तेरी राह देख रहा होगा। ऊँ, वह साला क्या देखेगा मेरी राह, वह तो खुद नशे में धुत पड़ा होगा कहीं। बिजली ने अटक अटक कर नशे में कहा। अगर तू न गई तो वह गाली बकेगा, तुझे मारेगा। अब कही ना पते की बात बाबू, मैं नहीं जाऊंगी। क्या बक रही है, वह गुस्से में झुंझलाया। अपने घर जा, रात हो गई है। दिन को जाऊंगी, वह साला रात को मारेगा, गाली बकेगा। लेकिन तू यहाँ क्या करेगी? रोहित भौंकला उठा। रात भर तेरी सेवा बस। ओफो, क्या मुसीबत है, वह खुद ही बड़बड़ाया। उसने दोनों बाहों पर उसका बोझ संभालते हुए एक झटके से उसे फर्श पर खड़ी कर दिया। बिजली ने लड़खड़ाकर फिर बैठना चाहा, मगर रोहित के सहारा देते ही वह उसी से लिपट गई। गदराए हुए शरीर के इस प्रकार सट जाने से रोहित के ठिठुरते शरीर से पसीना फूट पड़ा। इस जवान और वहशी औरत की इस हरकत से वह घबरा गया। ठंडी, अंधेरी और सुनसान रात में नशे की तरंग में डूबी भरपूर जवानी उसके साथ बड़े जोर से लिपटी थी। रोहित घबरा गया और एक ही झटके से उसे परे धकेल दिया। बिजली ने संभलने का प्रयास किया, लेकिन लहराकर उसी बिस्तर पर जा गिरी। क्यों बाबू, घबरा गए? उन्मादित लाल आंखों से रोहित की ओर देखकर बोली। रोहित चुप रहा। नशे में चूर औरत से बहस करना अपने सिर मुसीबत मोल लेना था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। परेशानी में वह दाएं बाएं देखने लगा। एकाएक उसे विचार आया कि नशे का प्रभाव मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारने से दूर हो जाता है। वह झट पानी लाने के लिए बाहर की ओर भागा। अभी वह बाहर निकला ही था कि सहसा वहीं थम गया। बादल को अपने सामने खड़े देखकर उसके पांव तले से धरती खिसक गई, किंतु वह झट संभला और बोला, बादल, बिजली अभी तक घर नहीं लौटी, इधर ही आई थी, कहाँ है वह? बादल ने शक भरी नज़रों से रोहित की ओर देखते हुए गंभीर होकर पूछा। वह सामने। रोहित ने घबराकर वहीं से अपने पलंग की ओर संकेत किया। बड़ी ही अस्त व्यस्त दशा में, लाज और लज्जा से दूर और नशे से चूर बिजली लेटी हुई थी। बादल ने पहले तो क्रोध में बिजली की ओर ताका और फिर नज़र घुमाकर रोहित की ओर देखने लगा। रोहित बड़ी मुश्किल से अपनी कपकपी को रोकते हुए बोला, बिजली नशे में धुत है, लेकिन यहाँ कर क्या रही है वह? बादल ने बड़ी तीखी नज़रों से उसे घूरते हुए प्रश्न किया। जब मैं आया वह नशे में बेहोश यहाँ पड़ी थी, और उसकी यह दशा देखकर भी तुम अपने खोज हो बैठे हैं बाबू? बादल ने व्यंग कसा। बादल, गुस्से को रोकते हुए वह बोला, तो खिड़कियां दरवाजे बंद करके उसे होश में लाने का इलाज कर रहे थे? अच्छा है यह इलाज। मुझे गलत ना समझो बादल, दोष तुम्हारा नहीं बाबू, उस जालिम का जोवन ही नशीला है कि जिधर से गुजरती है देखने वालों की नीयत बिगड़ जाती है। बकवास बंद करो, सोच समझकर बात मुंह से निकालो। अरे, इज्जत मेरी लुटी, अपमान मेरा हुआ और बिगड़ते तुम हो। एक बात कहूँ बाबू? रोहित उसकी ओर देखने लगा। बादल बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए हुए बोला, रात भर इसे यहीं छोड़ देता हूँ, तड़के भिजवा देना। हाँ, ध्यान रहे कि बस्ती वालों को ना पता चले कि यह हरामजादी वैश्या भी है। शर्म नहीं आती? अपनी पत्नी के बारे में ऐसी गंदी बात कहते। शर्म तुम्हें आनी चाहिए बाबू, जिसने मेरी लुगाई को अंदर डाल दिया है। यह तुम क्या कह रहे हो बादल? हाँ, मैं कह रहा हूँ, कल सारी बस्ती कहेगी, परसों गांव भर में मेरा मुंह काला हो जाएगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। रोहित जितना बादल को रोकने का प्रयत्न करता, उतना ही उसका पारा चढ़ता जाता। उसकी चिल्लाहट सुनकर कई और आदमी आ गए। बादल आदमियों को देखकर और चमक उठा। वह छलांग लगाकर कमरे में पहुंचा और बिजली को घसीटते हुए गाली बकने लगा। एकत्र आदमियों के पूछने पर वह चिल्ला चिल्लाकर उन्हें उसकी और बिजली की निर्लज्जता का किस्सा सुनाने लगा। यह जानकर कि उसकी पत्नी को जबरदस्ती नशा पिलाकर उसकी इज्जत पर हाथ डाला गया है,
बस्ती वाले भी क्रोध से भड़क उठे। रोहित ने लाख सफाई देनी चाही, किंतु सब उसी को भरा बुला कहने लगे। थोड़ी देर में जरा सी बात ने एक बड़े तूफान का रूप धारण कर लिया। कुछ एक ने आगे बढ़कर रोहित को पकड़कर मारने की सोची, लेकिन रोहित ने फुर्ती से धक्का देकर उन्हें परे धकेल दिया और झट कमरे में जाकर तकिए के नीचे से अपना रिवॉल्वर लेकर आ गया। लोग उसके हाथ में रिवॉल्वर देखकर थोड़ा ठिठके, परंतु उनमें से एक ने बढ़कर रोहित के हाथ से रिवॉल्वर झपटने की कोशिश की। रोहित ने 2-4 गोलियां हवा में दाग दी और दहाड़कर बोला, खबरदार, कोई भी आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। लोग डरकर पीछे हट गए और नीचे की ओर भागने लगे। बादल भी बिजली को घसीटते हुए सीढ़ियों से नीचे ले गया। रोहित ने किवाड़ बंद करके अंदर से चटकनी चढ़ा ली। रिवॉल्वर उसने फिर तकिए के नीचे से रख लिया और तेजी से घटती इन घटनाओं के बारे में सोचने लगा। उसका दिमाग काम ना कर रहा था। नीचे अभी तक लोगों का शोर था। उसका हाथ फिर तकिए के नीचे रखे रिवॉल्वर पर जा पड़ा। यह रिवॉल्वर उसने कुछ ही दिन पहले जंगली जानवरों से अपने बचाव के लिए खरीदा था। जो आज इन जंगली आदमियों को भगाने के काम ना आता तो वे लोग उसके प्राण ही ले लेते। उसने उठकर खिड़की खोलकर नीचे झांका। गुस्से में भरे हुए वे लोग निरंतर बके चले जा रहे थे। किसी ने खिड़की खुलते देखकर एक पत्थर उधर फेंका। रोहित ने झट खिड़की बंद कर दी। थोड़ी देर खिड़की पर पथराव होता रहा, फिर धीरे धीरे शोर कम होने लगा। शायद वे बग झक कर लौट रहे थे। रात भर अपने रश्मि और इस घटना के बारे में सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह उठा तो उसका सिर भारी था। अनबना सा वह काम पर जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि एक नौकर द्वारा उसे बस्ती की पंचायत में तुरंत उपस्थित होने का आदेश मिला। यह आदेश स्वयं दीवान सरदारी लाल ने भिजवाया था, जो इस पंचायत के सरपंच थे। कुछ सोचकर रोहित ने रिवॉल्वर उठाकर अपनी जेब में रख लिया और पंचायती न्याय का सामना करने के लिए चल पड़ा। पंचायत में दीवान साहब के अलावा उनकी बेटी रश्मि और कैलाश भी बैठे थे। रश्मि से आंखें मिलाने में रोहित को अजीब सा लग रहा था। रश्मि उसे ऐसे देख रही थी जैसे कोई विशेष बात ना हुई हो। उसकी नज़रों से शक या डर का झलक तक का आभास न होता था। दीवान साहब के संकेत पर रोहित ने अपनी बात कहनी आरंभ की ही थी कि कैलाश ने झट से बीच में टोक दिया और बोला, लंबी कहानी की कोई ज़रूरत नहीं, जो पूछा जाए केवल उसी का उत्तर दो। क्या पूछना है आपको? कल रात बिजली तुम्हारे कमरे में थी? जब मैं लौटा तब? व्याख्या नहीं चाहिए, बस हाँ या ना में जवाब दो। कैलाश ने उसका वाक्य पूरा ना होने दिया। थी? क्या कर रही थी? शराब के नशे में धुत कालीन पर लेटी हुई थी। यह झूठ है हुजूर, मेरी पत्नी को शराब इसी ने पिलाई थी। कैलाश ने बादल को चुप रहने का आदेश दिया। रोहित ने छिपी नज़रों से रश्मि की ओर देखा, जिसके चेहरे की रंगत धीरे धीरे सफ़ेद पड़ती जा रही थी। क्या यह सच है कि बिजली को शराब तुम्ही ने पिलाई थी? नहीं, यह बिल्कुल झूठ है। जो खुद नहीं पीता वह दूसरे को क्या पिलाएगा और कैसे पिलाएगा? लेकिन बादल का कहना है कि जब वह तुम्हारे कमरे के पास पहुंचा तब सब दरवाजे खिड़कियां बंद थीं। यह ठीक कहता है। ठंड की वजह से कमरे में घुसते ही मैंने खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए थे। बादल ने बयान दिया है कि लगभग आधे घंटे तक बाहर खड़ा तुम दोनों की बातें सुनता रहा था। तो बादल ने यह भी बताया होगा कि हम दोनों क्या बातें कर रहे थे? रोहित झुंझलाकर बोला। इस पर कुछ लोग अनायास ही हंस पड़े। बादल मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाया जिसे कोई सुन समझ ना सका। कैलाश ने फिर डांटकर सबको चुप कर दिया। इस पल भर के विराम के बीच पंचायत में बैठे सभी लोग एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। सरकार, यह मेरी लुगाई से इसक कर रहा था, बादल ने झट से कहा। यह झूठ बकता है। रोहित ने गुस्से और घृणा से बादल की ओर देखा। तो इतनी देर तक तुम दोनों बंद कमरे में क्या करते रहे? कैलाश ने फिर बादल का पक्ष लेते हुए पूछा। उसे होश में लाने का यत्न। क्या यत्न किया जनाब ने उसे होश में लाने का? जी मैंने साफ क्यों नहीं कहते कि एकांत में एक जवान औरत को नशे में देखकर नीयत बिगड़ गई थी। मिस्टर कैलाश, वह गरजा और फिर संभल गया। फिर रुक रुक कर बोला, आप मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं और मेरा अपमान कर रहे हैं। लेकिन तुमने पराई स्त्री पर हाथ डालकर सारी बस्ती वालों का अपमान किया है। हाँ, इसने हम सबका अपमान किया है। यह सबकी बहू बेटियों की इज्जत का सवाल है। उपस्थित लोगों में से एक चिल्लाया। हमारी इज्जत पर डाका डाला है, बस्ती के एक बूढ़े ने कहा। यह अपराधी है, पापी है, हम इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे।
भीड़ में से मिली जुली कई आवाज़ें उठीं। रोहित दहाड़ उठा। यह झूठ है, धोखा है, मेरे प्रति षड्यंत्र है। उसने निगाह घुमाकर रश्मि की ओर देखा, जो अब भरी पंचायत में बिजली के पास खड़ी थी। सबकी नज़रें बिजली पर ही जमी थीं। बिजली, जिसने बस्ती भर में तूफान खड़ा कर रखा था। बादल सबको फलांगते हुए उधर बढ़ा और पत्नी को घसीटते हुए सामने ले आया। सच बता बिजली, कल क्या हुआ था? बादल ने गरजकर पूछा। बिजली कांपती नज़रों से रोहित की ओर देखने लगी और फिर उसकी निगाहें धरती में गड़ गईं। कैलाश ने कड़कती आवाज़ से पूछा, कल तुमने नशा किया था? जी, होली का त्यौहार था, पी गई। चुकी ही निगाहों से बिजली ने धीरे से उत्तर दिया। किसने पिलाई थी तुम्हें? बस्ती वालों ने। और रात को तू रोहित के कमरे में क्या करने गई थी? मैं तो नहीं गई साहब। झूठ मत बको। झूठ नहीं साहब, सच है। हाँ, इतना याद है मुझे कि मैं कुछ कहते कहते रुक गई। क्या याद है तुम्हें? कैलाश ने पूछा। मुझे नशे की हालत में बाबू ने अपनी बाहों में उठाया था। मैंने उसे फर्श पर से उठाने का प्रयत्न किया था। रोहित ने बीच में ही अपनी सफाई देनी चाहिए, लेकिन कैलाश ने उसे इशारे से रोक दिया। बस्ती वालों की भीड़ में थोड़ी खुसर फुसर हुई, लेकिन फिर सब एकदम चुप हो गए। फिर क्या हुआ? कैलाश ने जरा से विराम के बाद पूछा। बाबू मुझसे प्यार करने लगा। मैंने उसे मना किया। वह बोला, डरो नहीं, बादल यहां ना आ सकेगा। यह सरासर झूठ है। ये शब्द रोहित की जबान पर लड़खड़ा कर रह गए। खामोश। कैलाश ने फिर उसे टोका और बिजली की ओर देखकर प्रश्न किया। फिर क्या हुआ? नशे में थी, न जाने क्या बकती रही। संभल कर लड़खड़ाई तो बाबू ने सहारा दिया। लाज शर्म के मारे भागने की कोशिश की तो बाबू ने फिर पकड़ लिया। कहते कहते बिजली सांस लेने के लिए रुकी और बेबस नज़रों से रोहित की ओर देखने लगी। तब न जाने इसी पकड़ा धकड़ी में कब साला बादल आ गया और मैं पकड़ी गई। रश्मि की भवें तनती जा रही थीं। वह बहुत गंभीर लग रही थी। बिजली का बयान सुनकर वह सहसा पलटी और वापस जाने लगी। रोहित झट अपना स्थान छोड़कर उसके सामने आ खड़ा हुआ और विनयपूर्वक बोला, रश्मि, रश्मि, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो। तुम झूठ पर विश्वास मत करो। लेकिन रश्मि न रुकी। उसने एक नज़र रोहित की ओर देखा और कुछ कहे बिना पंचायत छोड़कर चली गई। रोहित अपने विरुद्ध रचे गए षड्यंत्र से जैसे पागल हो गया। वह इस झूठ का बदला लेने के लिए तेजी से बिजली की ओर लपका। बिजली बादल बादल पुकारते हुए उसकी ओर भागी और से लिपटकर सहमी सहमी नज़रों से रोहित की ओर देखने लगी। रोहित द्वारा बिजली का यूं पीछा करने पर बादल से न रहा गया। उसने बिना सोचे समझे कमर में बंधा हंटर निकाला और धड़ से रोहित के जिस्म पर दे मारा। रोहित ने हिम्मत की और उछल कर परे हो गया। बादल ने जैसे ही हंटर को झटक कर दूसरी बार उस पर आक्रमण किया, रोहित ने फुर्ती से लपक कर हंटर पकड़ लिया और इतने जोर से खींचा कि बादल पटकनी खाकर जमीन पर गिर पड़ा। गुस्से में भरे बहुत से लोग रोहित को पकड़ने के लिए अपने स्थान से हिले। ठहरो, कैलाश ने ललकारा। बस्ती वालों के पांव वहीं जम गए। वातावरण पर फिर खामोशी छा गई। न जाने कब रोहित के हाथ से हंटर नीचे गिर पड़ा। कैलाश ने आगे बढ़कर अपना पैर उस हंटर पर रख दिया और लाल लाल आंखों से रोहित को देखने लगा। कैलाश बाबू, आप भी मुझे ही गलत समझते हैं? रोहित ने बड़े स्थिर और गंभीर भाव से पूछा। कैलाश ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर न दिया। वह निरंतर उसे क्रोध और घृणा भरी दृष्टि से देखे जा रहा था। एकाएक उसने झुककर गिरा हुआ हंटर जमीन से उठा लिया। रोहित संभल कर थोड़ी दूर हट गया। वह कैलाश का भयानक निश्चय भांप चुका था। ऐसी ही घृणा की चिंगारियां उसने बस्ती वालों की नज़रों में भी देखी थीं। न्याय के लिए अंतिम बार उसने दीवान साहब की ओर देखा, जो पंचायत के सरपंच के रूप में निश्चिंत से बैठे यह अन्यायपूर्ण तमाशा देख रहे थे। इससे पहले कि रोहित उनसे कुछ प्रार्थना करता, कैलाश का लहराता हुआ हाथ उठा और तड़ाक की आवाज़ के साथ हंटर ने रोहित के बदन को दाग दिया। हंटर के लगते ही वह चिल्लाकर एक ओर भागा, लेकिन बस्ती वालों ने सामने आकर उसका रास्ता रोक दिया। कैलाश ने शिकारी कुत्ते की तरह उस पर नज़र डाली और फिर तुरंत हंटरों की बौछार आरंभ कर दी। रोहित जमीन पर गिर गया। उसकी चीख पुकार लोगों के शोर में दब कर रह गई। चिल्ला चिल्ला कर वे लोग कैलाश को उसे और पीटने के लिए उत्तेजित कर रहे थे। एकाएक गरजती हुई आवाज़ ने कैलाश का हाथ रोक दिया। दीवान साहब अपने स्थान से उठकर वहां आ गए थे। उन्होंने पीड़ा से कराहते रोहित को देखा।
उनकी नज़र उसकी पीठ पर लगे हंटरों के घावों पर जमी थी। उसके शरीर से लहू बहने लगा था। पीड़ा से कराते हुए रोहित जमीन से उठा। उसने कैलाश को देखा, फिर दीवान साहब की ओर देखकर बोला, प्राण क्यों छोड़ दिए हुजूर? इसलिए कि तुम्हारी हत्या का अपराध हम पर न लगे, दीवान साहब ने उत्तर दिया। मैं प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता सरकार, आपकी चालों की। वह रुकते रुकते बोला, जिसे आप खरीद ना सके उससे भरी सभा में इतना क्रूर और अन्यायपूर्ण व्यवहार कर डाला। अच्छा, बको मत, कैलाश घृणा से चीखते हुए बोला। हमारा इतना एहसान ही समझो कि तुम्हारे प्राण छोड़ दिए। रोहित ने आखिरी बार घृणा और प्रतिरोध की दृष्टि से कैलाश को देखा और अपने डेरे की ओर चल पड़ा। बस्ती में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। इस सन्नाटे में रोहित की जूतों की आवाज़ से ऐसा आवाज़ होता था जैसे कोई निर्दोष पीड़ा से कराह रहा हो। अभी पौ फटने में देर थी। रात का धुंधला वातावरण साफ नहीं हुआ था। रोहित प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर बैठा उस गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था जो उसे रामनगर की वादी से दूर, बहुत दूर ले जाने वाली थी। आने से पहले वह रश्मि से मिल भी ना पाया था। उसकी यह अभिलाषा दिन में केवल तड़प बनकर रह गई थी। वह उसे भुलाने की जितनी भी कोशिश करता, कल्पना रश्मि की अटखेलियाँ करती हुई प्रतिमा को उसके सम्मुख उतनी ही स्पष्ट उभार देती। ऐसी मीठी यादों में खोए रहने पर भी हवा का हल्का सा स्पर्श उसके घावों में टीस पैदा कर देता था। वह तड़प तड़प जाता और कराह कर रह जाता। संकोचवश वह शांता से भी न मिल सका था। वह जानता था कि जब वह अपनी सहेली से मिलने दीवान साहब के यहाँ जाएगी, तब दुनिया के लगाए झूठे आरोपों को सुनकर वह भी भाई से घृणा करने लगेगी। जब यह खबर उसके मामा मामी के कानों में भी पहुंचेगी, तो न जाने वे उसके बारे में क्या सोचेंगे। क्षणभर के लिए उनकी सारी इज्जत अकारण ही धूल में मिल जाएगी। शर्म से वे किसी से आंख भी ना मिला सकेंगे। लेकिन इसमें उसका अपना तो कोई दोष नहीं था। समय खुद ही ऐसी परिस्थितियों को जन्म देता है। ऐसी ही कई प्रकार के विचार उसके मस्तिष्क की तारों को झिंझोड़ने लगे थे, जिनसे छुटकारा पाने के लिए वह सिगरेट पर सिगरेट फूके जा रहा था। एकाएक वह अपनी जगह से उठा और टिकट मिलने की खिड़की के पास जाकर जनता एक्सप्रेस का समय पूछने लगा। यह पता चलने पर कि गाड़ी 2 घंटे लेट है, वह परेशान हो उठा। वह इस स्थान से जितना शीघ्र जाना चाहता था, परिस्थिति उतनी ही उसके पैरों की जंजीर बनती जा रही थी। समय काटने के लिए उसने एक और सिगरेट सुलगाई और बेंच की ओर बढ़ा। उसने अभी 2 कदम ही उठाए थे कि वह आश्चर्यचकित सा वहीं ठिठक गया। उसकी दृष्टि स्टेशन के फाटक पर जा लगी, जहां से अभी अभी रश्मि भीतर आ रही थी। रश्मि भी रोहित को वहां देखकर ठिठक गई। दोनों अजनबियों की सी दृष्टि से एक दूसरे को देखने लगे। रश्मि के हाथ में एक अटैची थी, जिससे उसके संकल्प और निश्चय का अनुमान लगाया जा सकता था। रोहित ने धीरे से उसे पुकारा, मगर उसकी ओर जाते जाते रुक गया। तब रश्मि उसकी ओर बढ़ आई और उसके सामने जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। दोनों के ओंठ कुछ कहने के लिए एक साथ फड़फड़ाए, लेकिन कुछ न कह पाए। बस दोनों के मुंह से भाप सी निकली और एक हो गई। दोनों एक दूसरे को तके जा रहे थे। कहाँ जा रहे हो? रश्मि ने ही बात आरंभ की। कह नहीं सकता, कुछ निश्चय नहीं किया है। मैं जानती हूँ, मेरे पापा और कैलाश ने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। वह जुल्म था। हाँ, मैंने बस्ती की बहू बेटी की इज्जत जो लूटी थी। अपराधी को सजा मिलनी ही चाहिए, किसी निर्दोष को नहीं। और मैं जानती हूँ कि तुम निर्दोष हो। यह तुमने कैसे जान लिया? शक तो मुझे पहले ही था, लेकिन कल रात पापा और कैलाश की बातों से मामला स्पष्ट हो गया। क्या तुम्हें बस्ती वालों की नज़र में गिराकर अपने रास्ते का कांटा निकालने के लिए बादल को घूस देकर यह नाटक रचा गया था, और वे तुम्हें मुझसे दूर करने में सफल हो गए? लेकिन अब मैंने उन्हीं से दूर भाग जाने का फैसला कर लिया है। नहीं रश्मि, तुम्हें जल्दबाजी से कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जाने के बाद कैलाश तुम्हारी जायदाद ही हड़प ले। लेकिन यह भी तो संभव नहीं रोहित कि इस जागीर के लिए मैं अपनी सारी आकांक्षाओं और खुशियों को बलि चढ़ा दूं। तुम जागीर की मालकिन हो, कानून का दरवाज़ा खटखटा सकती हो। इसके लिए मुझे पापा से लड़ना होगा। इस उम्र में उन्हें जलील करके मैं भी सुखी न रह सकूंगी। लेकिन इसके बिना निर्वाह भी कैसे होगा? कोई आसरा, कोई सहारा तो चाहिए रश्मि। तुम सहारा न दोगे मुझे? रश्मि, हाँ रोहित, तुम्हारे प्यार का सहारा। इसी के बल पर मैं जीवन भर
संघर्ष कर सकूंगी। तभी उसके कानों में जीप गाड़ी की आवाज़ पड़ी जो अभी अभी स्टेशन के बाहर आकर रुकी थी। रश्मि चौंक कर दीवार की ओट में हो गई और जंगले में से झांककर जीप को देखने लगी। क्या है? रोहित ने घबराकर पूछा। कैलाश पुलिस लेकर आया है। पुलिस का नाम सुनते ही रोहित कांप गया, लेकिन रश्मि के चेहरे पर घबराहट के कोई विशेष चिन्ह न थे। शायद कैलाश से उसे ऐसी ही हरकत की उम्मीद थी। रश्मि ने झट से रोहित का हाथ थामा और उसे पास ही रखी फलों की पेटियों के पीछे ले गई। दोनों के हृदय की धड़कनें तेज हो गई थीं। इस आपत्ति से बचने का उन्हें तुरंत कोई उपाय न सूझ रहा था। तभी रश्मि ने कुछ सोचकर लाइन पर खड़ी मालगाड़ी की ओर संकेत किया। अब तक रोहित भी सचेत हो चुका था। बड़ी तेजी से वे अपनी अपनी अटैची उठाकर लाइन फलांगते हुए मालगाड़ी के बिना छत के उस डिब्बे के पास जा पहुंचे जिस पर जंगली घास के लट्ठे लदे थे। रोहित फुर्ती से उस डिब्बे पर चढ़ गया और रश्मि का हाथ पकड़कर उसे भी ऊपर खींच लिया। इससे पहले कि कैलाश पुलिस के साथ प्लेटफॉर्म पर आता, वे दोनों जंगली घास के गट्ठों के दरमियान छिप गए। भाग्यवश उस समय प्लेटफॉर्म पर और कोई न था। कैलाश और पुलिस कांस्टेबल स्टेशन और आसपास के क्षेत्रों में रश्मि को खोजने लगे, लेकिन रश्मि का वहां कोई चिन्ह न था। मालगाड़ी की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। थोड़ी देर बाद दीवान साहब भी वहां पहुंच गए और कैलाश से यह जानकर कि रश्मि कहीं दिखाई नहीं दी, चिंतित हो गए। रश्मि और रोहित सांस रोके छिपे बैठे रहे। बस दो दिलों की धड़कनें थीं जो एक से डर की ताल पर धड़क रही थीं। जा कहाँ सकती है वह? दीवान साहब प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर मालगाड़ी की दिशा में देखते हुए बोले। कहीं रोहित के मामा के घर न गई हो? वहां मैंने पता लगा लिया है, दीवान साहब ने बोझिल स्वर में कहा। तो आप जाइए, पुलिस में खबर हो चुकी है। कैलाश ने दीवान साहब को वापस चले जाने का परामर्श दिया। आसपास की सभी पुलिस चौकियों पर दोनों का हुलिया पहुंचा दिया गया है, लेकिन पुलिस कहां तक पीछा करेगी? कहीं वह पागल लड़की उस रास्कल से सिविल मैरिज कर बैठी तो हम कहीं के ना रहेंगे। पापा, आप कोई चिंता ना करें, वह ऐसी नादान नहीं। पहले तो वह कहीं नहीं जा सकती, और अगर गई भी तो 2-4 दिन में लौट आएगी। आप तो उसकी आदत भली भांति जानते हैं। फिर एक नज़र मालगाड़ी के डिब्बों पर डालते हुए कैलाश झुंझला कर आगे बढ़ गया। दीवान साहब रश्मि को खोजने का काम कैलाश को सौंप कर चले गए। रश्मि ने छिपी नज़रों से पापा को जब अपने से दूर होते देखा तो अनायास ही पिता के प्रति प्रेम के कारण उसकी आंखें भर आईं। उसने शीघ्र ही उमड़ती भावनाओं पर काबू पा लिया और अपनी मनोदशा व्यक्त न होने दी। थोड़ी देर बाद मालगाड़ी में अचानक हरकत हुई। दोनों ने चोर नज़रों से एक दूसरे को निहारा और फिर प्लेटफॉर्म की ओर देखने लगे, जहां की प्रत्येक वस्तु एक एक करके उनकी नज़रों के सामने से पीछे की ओर खिसकती जा रही थी। कैलाश निराशा भरी दृष्टि से सूने प्लेटफॉर्म पर खड़ा जाती हुई मालगाड़ी को देख रहा था। धीरे धीरे मालगाड़ी की गति तेज हो गई। रोहित और रश्मि अब अपने को स्वतंत्र अनुभव कर रहे थे, फिर भी घास के गट्ठों के दरमियान से खुले में आने का साहस उन्हें न हो रहा था। क्या सोच रही हो? रश्मि के चेहरे की उदासी की ओर आंकते हुए अचानक रोहित ने पूछा। जब पुलिस वाले पापा को यह बताएंगे कि वे मुझे ढूंढने में असमर्थ रहे तो उन पर क्या बीतेगी? गुस्से की आग में जलकर वे हमारा पीछा करेंगे। हो सकता है एक दिन कहीं ना कहीं वे हमें पकड़ भी लें। फिर पापा तुम्हें वापस ले जाएंगे और मुझे उनकी लड़की को भगाने के अपराध में 3 साल जेल काटनी पड़ेगी। सिली, वे ऐसा नहीं कर सकते। तुम कानून की यह खास धारा नहीं जानती? जानती हूँ, और बचाव भी सोच लिया है। क्या? हम दोनों की शादी? बिना किसी संकोच के दबी जवान से उसने कहा। रोहित हैरान रह गया। वह सोच भी ना सकता था कि इतने स्पष्ट शब्दों में कोई लड़की ब्याह का प्रस्ताव स्वयं रख सकती है। रश्मि यह कहकर बड़े प्यारे ढंग से शर्मा सी गई और आंखें झुकाकर दांतों से घास के तिनके कुतरने लगी थी। मालगाड़ी पूरी गति पर थी। पटरियों की गड़गड़ाहट ने उनके धड़कते दिलों की आवाज़ को दबा दिया। वे एक अनजान मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। भाग्य कहाँ किधर ले जाए किसी को कुछ मालूम न था। एक साथ उनकी नज़रें मिलीं और उनकी धमनियों में लहू तेजी से दौड़ने लगा। एकाएक पक्षियों की चहचहाहट ने सारा जादू तोड़ दिया। भागती गाड़ी के एक तेज झटके से जब दोनों ने संभलने का प्रयत्न किया
तो एक दूसरे से टकरा गए। ओठों पर मधुर सी मुस्कान लिए वे घास के गट्ठों के दरमियान से बाहर आए। वातावरण में सोना सा बिखर रहा था। दूर पहाड़ियों के पीछे से सूरज उगाया था। सुंदर वातावरण ने जीवन में नई प्रेरणा भर दी थी। सुबह की हल्की हवा के मधुर झोंके, उगते हुए सूर्य की सुहानी गरिमा, रश्मि की ओठों पर मंद सी मुस्कान, आंखों की चमक और चेहरे का निखार रोहित के मन को बरबस आकर्षित कर रहा था। वह अपनी बेइज्जती, हंटरों की मार और पीड़ा सब कुछ भूल चुका था। भविष्य की मादक मधुर यादों के उन्माद में खोए रोहित की कल्पना की कड़ी को सहसा किसी चुंधिया देने वाली रोशनी ने तोड़ दिया। उसे लगा कि कोई व्यक्ति बड़ी तेज रोशनी उसकी आंखों पर डाल रहा है। घबराकर वह एकाएक चिल्लाया, क्या है? और दूसरे ही क्षण मेज की दूसरी ओर खड़े उन लंबे तगड़े आदमियों को फटी फटी आंखों से देखने लगा, जो उसकी आंखों पर टॉर्च की रोशनी डालकर उसे घूरे जा रहे थे। हम क्षमा चाहते हैं स्टेशन मास्टर साहब, टॉर्च मेज पर रखते हुए उनमें से एक बोला। इससे पूर्व के रोहित उनसे कुछ पूछता, दूसरा झट बोला, हम बहुत देर से आए हैं, आप न जाने कौन सी दुनिया में खोए हुए थे। तो आंखों पर टॉर्च की रोशनी डालने की क्या जरूरत थी? रोहित ने झुंझलाकर कहा। आपकी पथराई आंखें देखकर हम डर गए थे, शक हुआ कि आप जिंदा भी हैं कि नहीं, एक बोला। रोहित को उसका बात करने का यह ढंग अच्छा नहीं लगा, मगर उसके गठे हुए जिस्म और डील डॉल को देखकर चुप रहा। मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? थोड़ी समय बाद रोहित ने पूछा। आपके जागने की प्रतीक्षा। कहिए किस लिए? हमें एक लड़की की तलाश है जो घर से भाग गई है। तो पुलिस चौकी जाइए, यह रेलवे स्टेशन है, हम वहीं से आ रहे हैं। कहते हुए दोनों ने अपने आइडेंटिटी कार्ड निकालकर रोहित के सामने रख दिए। रोहित उन्हें देखकर चौंक गया और कुर्सी पर बैठे बैठे ही बदन को सीधा करके सतर्क हो गया। दोनों पुलिस के आदमी थे। ओह सॉरी, क्षमा कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं था। वर्दी में रहने की हमें अनुमति नहीं। मैं हूं इंस्पेक्टर तिवारी और यह हैं सिन्हा। उसने अपने साथी की ओर संकेत किया। आपको यह संदेह क्यों हुआ कि वह लड़की इसी स्टेशन पर उतरी है? उतरी ही नहीं, बल्कि इसी स्टेशन से उसने दूसरी गाड़ी पकड़ी होगी। गाड़ी में तो कई लोग चढ़े होंगे, लेकिन वैसी लड़की सैकड़ों में एक होती है। नए फैशन की मॉडल गर्ल, जवान, सुंदर, कभी कभी सिगरेट भी पी लेती है। आपने जरूर ऐसी लड़की को देखा होगा। ओह याद आया, जनता एक्सप्रेस में। आर यू श्योर? तिवारी ने जरा चिल्लाकर पूछा। डैम श्योर, उसने मुझसे टिकट लिया था। कहाँ का? सिन्हा ने पूछा। कलकत्ता। कलकत्ता नहीं, आसनसोल, रोहित हड़बड़ाकर बोला। व्हाट अ बैड लक सिन्हा। कोई बात नहीं तिवारी, वह हमसे बचकर नहीं जा सकती। यह कहते ही सिन्हा अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। तिवारी भी सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाकर जाने के लिए उठा। जो ही वह धन्यवाद कहकर पलटने लगा, रोहित ने कहा, लड़कियां तो अक्सर भागती ही रहती हैं, किसी से प्रेम होगा? ओह नो, यह प्रेम का मामला नहीं, चोरी का मामला है। चोरी? कैसी चोरी? वह लड़की 5 लाख के हीरे और गहने लेकर भागी है। कहाँ से? कहीं से भी, इससे आपको क्या? तिवारी सिन्हा को साथ लेकर स्टेशन मास्टर के कमरे से बाहर निकल गया। रोहित पुलिस वालों की आदत भली भांति जानता था, इसलिए उनके रूखे और कठोर व्यवहार से कोई प्रभाव न लिया। लेकिन यह बात उसे चिंतित कर गई कि सोनिया चोर है। वह तो केवल इसलिए झूठ बोला था कि कहीं पुलिस वालों के चक्कर में खुद ना आ जाए। उसकी समझ में ना आ रहा था कि वह इस अजनबी लड़की का क्या करे। अगर सुबह की गाड़ी पर सवार होते हुए वह पकड़ी गई तो खामखा वह भी पुलिस के चक्कर में आ जाएगा। वह इसी असमंजस में था कि टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया और हेलो कहकर टेलीफोन सुनने लगा। यह फ़ोन सोनिया का था, जो उसके क्वार्टर में अभी तक जाग रही थी। सोनिया का नाम सुनते ही रोहित क्षण भर के लिए झिझका। उसने खिड़की से झांककर देखा। सीआईडी के दोनों आदमी स्टेशन से बाहर निकल रहे थे। उसके देखते ही देखते दोनों टैक्सी में बैठकर चले गए। रोहित की सांस में सांस आई। सोनिया की हेलो को उसने 2 बार सुना और फिर पूछने लगा, तुम अभी तक सोई नहीं क्या? नहीं, नींद नहीं आती। नई जगह है, थोड़ी देर में आ जाएगी। आपको कारण बताऊं तो बुरा तो ना मानिएगा। क्या बात है? रोहित ने घबराकर पूछा। एक फेवर करना होगा आपको। कहो। किसी के हाथ एक पैकेट सिगरेट भिजवा दीजिए, कोई भी ब्रांड, सब चलेगा। ओ देखो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहते ही रोहित ने टेलीफोन का रिसीवर रख दिया। पुलिस के आ जाने से वह पहले ही परेशान था।
सोनिया की इस असमय की मांग ने उसे और भी व्याकुल कर दिया। एक भागी हुई लड़की को उसने अपने क्वार्टर में आश्रय दे रखा था और चोरी का माल उसकी अपनी सेफ में था। न जाने यह रात उसकी कैसी परीक्षा लेने वाली थी। इन्हीं विचारों में डूबा वह अपने कमरे में टहलने लगा। यार्ड में इंजन भी ठीक ऐसे ही शटिंग कर रहा था जैसे रोहित अपने कमरे में। सिगरेट की तलब ने सोनिया को बेचैन कर रखा था। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। रोहित उसे आराम करने के लिए कमरे में छोड़ गया था, लेकिन वह टूटते हुए नशे से पीड़ित मन को लिए इधर से उधर और उधर से इधर टहल रही थी। टहलते टहलते वह उस मेज के पास आकर खड़ी हो गई जिस पर एस्ट्रे में अधजली सिगरेट का एक बुझा टुकड़ा पड़ा था। उसकी अपनी लिपस्टिक के निशान स्पष्ट रूप से सिगरेट पर अंकित थे। सोनिया को बार बार यह सिगरेट अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अधिक समय तक वह सिगरेट पीने की इच्छा को न दबा सकी। उसने झट एस्ट्रे से वह टुकड़ा उठाया और ओठों से चिपका कर सुलगा लिया। फिर उसने एक गहरा कश खींचा। तंबाकू के धुएं से उसे संतोष पहुंचा। बोझिल पलकों में कोमल सी थिरकन हुई और उसकी आंखों की बुझी रोशनी लौट आई। मन की व्याकुलता दूर करने के लिए उसने फिर से कमरे की चीज़ों का निरीक्षण आरंभ किया। अचानक उसकी दृष्टि तिपाई पर रखे एल्बम पर पड़ी और वह उत्सुकता से उसके पन्ने उलट पलट कर रोहित और रश्मि के आनंदपूर्ण विवाहित जीवन के चित्र देखने लगी। रोहित और रश्मि की सुंदर जोड़ी देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी। कितना सुखी जीवन होगा उन दोनों का। उसे यूँ लगा जैसे वह चिरकाल से उन्हें जानती हो। उसकी उंगलियों में सिगरेट का वह टुकड़ा भी राख हो गया और वह बेचैन हो उठी। उसने एल्बम को बंद कर दिया और दोबारा कमरे में टहलने लगी। रह रहकर उसकी दृष्टि द्वार पर की ओर उठती, जहाँ से कोई उसके लिए सिगरेट का पैकेट लेकर आने वाला था। प्रतीक्षा अब असहनीय हुई जा रही थी। बहुत देर तक कोई भी न आया तो सोनिया ने टेलीफोन उठा लिया, लेकिन दूसरी ओर घंटी बजने के साथ ही उसने तुरंत रिसीवर रख दिया। उसने सोचा कि स्टेशन मास्टर को इस समय अधिक परेशान करना उचित नहीं, किंतु उसकी अपनी तड़प भी तो असहनीय हुई जा रही थी। उसकी नज़रें अचानक एक ओर रखे टेप रिकॉर्डर पर ठहर गई। धीरे से वह उधर गई और टेप रिकॉर्डर का ढक्कन खोलकर देखने लगी। इस टूल पर पहले से ही कोई टेप चढ़ा हुआ था। सोनिया ने स्विच दबाया और टेप रिकॉर्डर चलने लगा। एक मधुर आवाज़ घुटे हुए वातावरण में उभरी। कभी हम में तुम में भी प्यार था, तुम्हें याद हो न कि याद हो। यह आवाज़ रश्मि की थी। सोनिया ने टेप के खाली डिब्बे का पर उसका नाम और गीत का मुखड़ा पढ़ लिया था। इस मधुर स्वर और प्यार भरे गीत ने सोनिया पर जादू कर दिया। एकाएक उसके मस्तिष्क में चिंगारियां सी सुलगने लगीं। गीत की सोच भरी आवाज़ उसके दिल की गहराई तक उतर गई। उसे यूँ अनुभव हुआ जैसे सुलगते दर्जनों सिगरेटों का मादक धुआं उसके भीतर भर गया हो। आंखें बंद कर वह न जाने कल्पना की किस दुनिया में खो गई। एकाएक बीच में ही गीत थम गया। किसी ने आकर चलते हुए टेप को बंद कर दिया। सोनिया को सहसा एक धक्का लगा और उसने झनाकर पलकें खोल दी। सिगरेट का पैकेट उसकी ओर बढ़ाए रोहित सामने खड़ा था। उसी ने दबे पांव आकर टेप को ऑफ कर दिया था। सोनिया घबराई हुई नज़रों से पल भर उसे देखती रही। रोहित की नज़रों से उसने ऐसा अनुमान लगाया जैसे बिना उसकी अनुमति के टेप चलाकर उसने बड़ी भूल की है। सिगरेट। रोहित ने कमरे की निस्तब्धता को बोझिल आवाज़ से तोड़ा। थैंक यू। सोनिया सिगरेट का पैकेट थामते हुए बोली। आपने स्वयं क्यों कष्ट किया? दूसरा कोई था जो नहीं। लेकिन आपने वह बंद द्वार कैसे खोला? डुप्लीकेट की से। रोहित ने हाथ में पकड़ी चाबी उसे दिखाई और खुले हुए टेप रिकॉर्डर को बंद करने लगा। सोनिया ने सिगरेट का पैकेट खोलकर रोहित की ओर बढ़ाया, पर रोहित ने धीरे से गर्दन हिलाकर इनकार कर दिया। सोनिया ने एक सिगरेट निकालकर अपने ओठों से लगा ली और लाइटर से सुलगाकर पीने लगी। लाइटर की लौ की रोशनी में रोहित ने कनखियों से उस लड़की के चेहरे की ओर देखा, जो अब उसे चोर प्रतीत हो रही थी। शायद आपको मेरा टेप सुनना अच्छा नहीं लगा। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोली। बिल्कुल नहीं। आई एम सॉरी। रश्मि की किसी भी चीज़ को छूने का किसी को कोई अधिकार नहीं। आपको तो होगा यह अधिकार। सोनिया एक लंबा कश खींचकर उसके निकट चली आई। रोहित झेप गया। हड़बड़ाहट में उसके हाथों से टेप रिकॉर्डर का ढक्कन फिसल कर नीचे कालीन पर जा गिरा। सोनिया ने झुककर तुरंत ढक्कन उठाया और उसे थमा दिया। उसने देखा कि इतनी ही देर में रोहित पसीने में भीग चुका था। आपका नाम बहुत सुंदर है, सोनिया ने ओठों पर शोखी बिखेरते हुए कहा। तुम्हें किसने बताया? रश्मि के इन शब्दों ने। विद लव टू रोहित। सोनिया ने टेप का खाली डिब्बा उठाकर उसकी आंखों के सामने रख दिया।
रोहित ने देखा कि सोनिया उसे बड़ी तन्मयता से निहार रही थी। यह उपहार उसने मुझे शादी की सालगिरह पर दिया था। वह कह उठा, कितने बरस हो गए आपकी शादी को? 1 बरस 4 महीने। बड़े मधुर रहे होंगे वे दिन। निसंदेह, लेकिन देखना, नजर न लगा देना। ओठों पर बलपूर्वक मुस्कुराहट उत्पन्न करते हुए रोहित ने कहा, नजरें अपनों की लगती हैं, दूसरों की नहीं। तुम्हें भी किसी की नज़र लगी है क्या? रोहित ने यूं ही पूछा। दिलीप की, मेरा बॉयफ्रेंड। कहाँ है वह? अमेरिका चला गया। तुम्हें छोड़कर? नहीं, बल्कि मैंने उसे छोड़ दिया। क्यों? वह धोखेबाज निकला। 1 करोड़पति बाप का बेटा बनकर मुझसे प्रेम करता रहा। तो क्या वह एक साधारण गरीब आदमी था? अ फ्रॉड, जस्ट अ फ्रॉड। उसका प्यार भी फ्रॉड था क्या? रोहित ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। सोनिया ने उसके प्रश्न का कोई उत्तर न दिया। उसने मुस्कुराकर रोहित की ओर देखा और बोली, छोड़ो अब वे पुरानी बातें। मैं बीते हुए कल को कभी याद नहीं करती, लेकिन आने वाले कल के लिए तुमने बहुत कुछ सोच रखा होगा। आपका संकेत शायद उन हीरों और जड़ित गहनों की ओर है जो अब आपकी सेफ में रखे हैं। जी, उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। फिर उनका मालिक कौन है? मेरी मम्मी। रोहित कुछ आश्चर्य से उसे देखने लगा। सोनिया पर उसे विश्वास न आ रहा था। तिवारी और सिन्हा की बातों ने अभी तक उसे संदेह में डाल रखा था। आपको शायद मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, उसकी आंखों में संशय की झलक देखते हुए सोनिया ने कहा। नहीं, यह बात नहीं। मैं सोच रहा था, इतनी रात गए, इतनी बड़ी पूंजी लिए, तुम अकेली स्टेशन पर आई क्यों? गाड़ी पकड़ने? कहाँ से? सच कह दूं, अगर कोई आपत्ति ना हो तो? पिछले स्टेशन अमीनपुर से। वहाँ भी गाड़ी मिस हो गई थी क्या? नहीं, जानबूझकर छोड़ दी। क्यों? 2 गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे। मेरे पहुंचने से पहले ही वे प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे। मैं टैक्सी लेकर यहाँ चली आई। उन गुंडों से प्राण तो बच गए, लेकिन वह गाड़ी छूट गई। जिन्हें तुम गुंडा समझ रही हो, वह सीआईडी पुलिस के आदमी हैं। आपने कैसे जाना? पूछताछ के लिए मेरे दफ्तर में भी आए थे। क्या कहा उन्होंने? एक लड़की लाखों के गहने और हीरे चुराकर भाग निकली है। आपने क्या उत्तर दिया? झूठ कहकर टाल दिया कि मैंने ऐसी कोई लड़की नहीं देखी। लेकिन आपको कैसे विश्वास हुआ कि मैं चोर नहीं हूं? सोनिया के इस प्रश्न का वह कोई उचित उत्तर न दे सका और उसकी आंखों की गहराइयों में झांकने लगा। रोहित को इस प्रकार खामोश और गंभीर देखकर सोनिया ने बड़े भावुक स्वर में अपनी जीवन कथा कह सुनाई। सिन्हा सोनिया का सौतेला भाई था, जो अपने मित्र तिवारी के संग उसका पीछा कर रहा था। उसका बाप मृत्युशैया पर जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा था। डॉक्टरों ने उसकी बीमारी को असाध्य कहकर जवाब दे दिया, तो उसकी सौतेली माँ और सौतेले भाई सिन्हा ने परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए घर का प्रबंध अपने हाथों में ले लिया। सोनिया की माँ भली प्रकार जानती थी कि उसके पति की आंख बंद होते ही वे लोग उसके प्राणों तक के बैरी हो जाएंगे। उसके डैडी का दूसरा ब्याह पूरे परिवार की इच्छा और परंपरा के विरुद्ध हुआ था। सब जानते थे कि उसके डैडी की मौत के तुरंत बाद इस घर में अवश्य कोई भूकंप आएगा। उसकी मम्मी ऐसी स्थिति के लिए पहले से ही सतर्क और सावधान थी। वह भी इस समय दुनिया वालों के समान स्वार्थी बन मौके का फायदा उठाने पर तुल गई थीं। उसको हर समय इस घड़ी की कल्पना चिंतित रखती जब एक ही झटके में उसके जीवन भर के सपने राख का ढेर बन सकते थे और वह पैसे पैसे के लिए दूसरों का मुंह ताकने के लिए विवश हो सकती थी। उसने चुपके से अपने पास रखे सभी बहुमूल्य गहने और हीरे सोनिया को सौंप दिए, ताकि वह अपने पिता की मृत्यु से पहले ही उन्हें लेकर अपनी ननिहाल चली जाए। इस योजना की सूचना किसी प्रकार उसके सौतेले भाई सिन्हा को मिल गई। वह अपने मित्र तिवारी को लेकर उसके पहुंचने से पहले ही स्टेशन पर रेल के हर डिब्बे में उसे खोजने लगा। सोनिया ने उन्हें प्लेटफॉर्म के बाहर से ही देख लिया था, इसलिए वहीं से वह छिपकर प्राइवेट टैक्सी लेकर इस स्टेशन पर चली आई। यह दुर्भाग्य की बात थी कि यहाँ भी उसकी गाड़ी उसके सवार होने से पहले ही छूट गई थी। सारा हाल सुनाते सुनाते सोनिया की व्याकुलता बढ़ गई थी और उसकी सांस फूलने लगी थी। अब वह बड़े ध्यान से रोहित के चेहरे पर उत्पन्न हुए भावों को पढ़ने का प्रयत्न करने लगी। रोहित खोया हुआ चुपचाप कुछ सोचे जा रहा था। शायद आपको मेरी यह दास्तान झूठी और मनगढ़ंत लगी। रोहित का निरंतर मौन सोनिया को अखड़ने लगा था। नहीं तो मैं वास्तव में उन लोगों के बारे में सोच रहा था, सिन्हा और तिवारी। वे दोनों अब कहाँ हैं? सोनिया ने दोबारा सिगरेट सुलगाते हुए पूछा। चले गए। ओह, उसने ठंडी आह भरकर घड़ी की सुइयों की ओर देखा। अभी तो केवल 1 बजा है। गाड़ी आने में अभी 5 घंटे बाकी हैं। मैं अब जा रही हूँ।
उसने सिगरेट को एस्ट्रे में बुझा दिया। इस समय इतनी रात गए? रोहित ने हड़बड़ाकर पूछा। मैंने यूं ही आपको परेशान किया। यह तुम्हारा वहम है। मैं तो उन बदमाशों के बारे में तुम्हें सतर्क करने आया था जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे। सोनिया ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन कुछ बोली नहीं। रोहित ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम निश्चिंत सो जाओ। मेरे होते हुए वे तुम तक नहीं पहुंच सकते। इतना ध्यान है आपको मेरा? मेहमान जो हो तुम, केवल एक रात की मेहमान। सोनिया ने हल्की और बुझी बुझी सी मुस्कुराहट के साथ कहा और भारी मन से सोफानुमा बिस्तर पर जा पहुंची। उसकी पलकें नींद से बोझिल हो रही थीं। उसने टांगे पसारकर उन्हें कंबल से ढक लिया और सोफे के बाजू पर पीठ टेक कर बैठ गई। रोहित को न जाने क्या सूझी कि उसने टेप रिकॉर्डर का ढक्कन खोलकर स्पूल पर एक नया टेप चढ़ा दिया। सोनिया ने बड़ी मुश्किल से बोझिल पलकें ऊपर उठाईं और उधर देखा। गीत सुनोगी? आपकी रश्मि रूठ तो नहीं जाएंगी? रूठी भी तो मैं मना लूँगा। तो ज़रूर आप दोनों में झगड़ा भी होता होगा कभी कभी, जब वह यह गीत गुनगुनाती थी। क्यों? वियोग के गीत मुझे पसंद नहीं। तो अब सुनकर क्यों अपना मन उदास करना चाहते हैं? वियोग की तड़प का आनंद उठाने के लिए, रोहित ने गंभीर और दुख भरी आवाज़ में कहा और टेप चला दिया। रश्मि की मधुर आवाज़ फिर कमरे में गूंजने लगी। रोहित मूर्तिवत उस स्वर के जादू में जाने कहाँ खो गया। सोनिया उंगलियों में अधजला सिगरेट थामे उस लय को सुनने में तल्लीन हो गई। उसने मन में बार बार रोहित का यह वाक्य उभर आता, वियोग की तड़प का आनंद उठाने के लिए। गीत कुछ देर बाद समाप्त हो गया था। बाहर तेज हवा की साएं साएं फिर सुनाई देने लगी थी। सोनिया की आंख लग गई थी। रोहित ने इधर उधर देखा और टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। फिर वह सोनिया के पास आया। उसकी उंगलियों में अटका सिगरेट जल जल कर राख हुआ जा रहा था। रोहित ने धीरे से शेष बचे जलते टुकड़े को उसकी उंगलियों से निकालकर एस्ट्रे में बुझा दिया। सोनिया के चेहरे का भोलापन उसे विश्वास दिला रहा था कि यह लड़की चोर नहीं हो सकती। उसने बत्ती बुझाई और चुपचाप कमरे के बाहर निकल गया। रोहित दफ्तर में पहुंचा तो उसका असिस्टेंट द्वारिका उसकी जगह सिग्नल दे रहा था। रोहित ने कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और सामने की कुर्सी पर बैठकर मशीन की गर-गट सुनने लगा, जिसे द्वारिका कागज पर उतार रहा था। तभी टी स्टॉल के बॉय ने चाय के 2 कप लाकर मेज पर रख दिए। रोहित ने जल्दी से एक प्याला अपने ठिठुरते हाथों से उठाया और द्वारिका से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आते ही चाय पीऊँगा? जैसे आपको कभी कभी बिना पूछे ही पता चल जाता है कि मुझे एडवांस की ज़रूरत है। रोहित उसके उत्तर को सुनकर खिलखिला उठा और मुश्किल से हंसी को रोकते हुए बोला, लेकिन अब की बार तुम्हें एडवांस छुट्टी के साथ ही मिलेगा। यह सुनकर द्वारिका का मन बुझ सा गया और वह मशीन की गरगट छोड़कर चाय पीने लगा। रोहित के कानों में अभी तक टेप चढ़ा हुआ रश्मि का वियोग भरा वही गीत गूंज रहा था। वह आवाज़ उसके मानस पटल पर कल्पना की चलती फिरती परछाइयाँ उभारने लगी। वह फिर से अतीत की मधुर यादों में खो गया और स्मृति के कोनों में झांक कर रश्मि के संपर्क और स्पर्श का अनुभव करने लगा। वह अतीत की कल्पना में इस प्रकार खो गया कि प्यार मोहब्बत, रूठने मनाने, मिलन विछोह, बाधाओं तथा समस्याओं, खुशियों और गमों के सभी दृश्य उसके मानस पटल पर एक के बाद एक करके उभरने लगे। दुख सुख की ये अनुभूतियां ही तो जीवन के मार्ग को सरल और सरस बनाती हैं। वही मधुर सांवली शाम वर्तमान के समान उसके सामने आ खड़ी हुई। डूबता हुआ सूर्य क्षितिज में गुलाल बिखेरता जा रहा था। जब वह अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचा था तब कमरे की खिड़की खुली हुई थी और रश्मि की धीमी गुनगुनाहट उसके कानों तक पहुंच रही थी। रोहित ने धीरे से नाइट लैच में चाबी घुमाई और दबे पांव चुपके से भीतर की ओर सरकने लगा। गुनगुनाहट स्पष्ट होने लगी। गीत के बोल उसकी समक्ष में आने लगे। उसने कमरे में चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और फिर उसकी निगाह बाथरूम के द्वार पर जाकर थम गई, जहां रश्मि स्नान करती गुनगुना रही थी। कमरे में शाम का बढ़ता हुआ धुंधलापन फैल रहा था। रोहित ने लपक कर बत्ती जलानी चाही, किंतु कुछ सोच कर रुक गया। अपनी उपस्थिति का आभास दिलाकर वह रश्मि की मधुर गुनगुनाहट में बाधा डालना न चाहता था। हाथ में पकड़े हुए पैकेट को एक ओर रखकर वह चुपचाप कमरे के एक कोने में बैठ गया। यह हल्की मधुर गुनगुनाहट उसके थके हुए मस्तिष्क को आराम पहुंचाने लगी। कुछ देर में रश्मि नहाकर बाहर निकल आई।
कंधों पर रेशमी बाल बिखेरे, नीले रंग की नाइटी पहने वह अति सुंदर लग रही थी। अपनी तरंग में गुनगुनाते हुए कमरे में रोशनी करने के लिए वह स्विच बोर्ड तक गई तो एकाएक चौंकर रुक गई। फिर एकाएक घबराकर चिल्लाई, कौन? लेकिन इससे पहले कि डर के मारे वह चीख उठती, रोहित ने झट आगे बढ़कर बत्ती जला दी। रोहित को अपने सामने खड़े देखकर वह भौचक्की सी खड़ी हुई उसे घूरने लगी। दिल की धक-धक और सांसों का उतार चढ़ाव उसकी मनोदशा को व्यक्त कर रहा था। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द उसके ओठों से बाहर न निकल पा रहे थे। डर गई क्या? रोहित ने पास आते हुए पूछा। और क्या, यह भी कोई आने का ढंग है? चोरों की तरह आकर छिप गए। चुपके से बैठा तुम्हारा गाना सुन रहा था। रोहित और निकट होकर उसकी सांसों का स्पर्श अनुभव करते हुए बोला। अगर चोर चोर कहकर मोहल्ले वालों को बुला लेती तो क्या, प्यार में जरा पिट जाते? तुम्हारा यही इलाज था, मगर कष्ट तुम्ही को होता। वह कैसे? मार के बाद घावों को सेकती, मलहम लगाती। रोहित ने नेक टाई की गांठ ढीली करते हुए कहा। अब छोड़िए यह मजाक और बताइए क्या हुआ? 3 महीने के लिए नौकरी और बढ़ गई है। और तनख्वाह? रश्मि ने रोहित के गले में से नेकटाई उतारते हुए पूछा। केवल 25 रुपये, यानी पूरे 300 रुपये। उफ, इतना बड़ा शहर, यह महंगाई, और केवल 300 रुपये। कैसी है तुम्हारी बम्बई? इस शहर में मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे लाखों नौजवान भटकते फिर रहे हैं जिन्हें इतना भी नसीब नहीं। लेकिन 300 में क्या होगा? घबराओ नहीं रश्मि, अभी तो शुरुआत है। साहस और धैर्य हो तो आकाश भी छुआ जा सकता है। अच्छा, अब बंद करो अपनी कविता। शुरू तो तुम्ही ने की थी, तो लो बंद कर दी। जल्दी से हाथ मुंह धो लो और तैयार हो जाओ। जल्दी क्या है, भूल गए? रश्मि ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में झांका। ओह, तुम्हारा जन्मदिन? वह एकाएक खिल उठा। रश्मि आईने के सामने खड़ी होकर बाल संवारने लगी। उसे यह बात अच्छी न लगी थी कि रोहित उसके जीवन के महत्वपूर्ण दिन, उसके जन्मदिन तक को भूल जाए, जबकि सुबह ही उसने याद भी दिलाया था। रोहित वहीं खड़ा उसके बदलते हुए तेवर देखता रहा। फिर धीरे से आगे बढ़कर अपनी उंगलियों से उसके बाल संवारते हुए बोला, कहाँ चलने का इरादा है? कहीं नहीं, रश्मि के स्वर में रोष था। गुस्से में तुम कितनी सुंदर लगती हो। मुझे आपके ये फिल्मी डायलॉग अच्छे नहीं लगते। अच्छा भाई, ना सही, तुम गुस्से में कितनी कुरूप लगती हो। रोहित ने यह कहते हुए उसका चेहरा अपनी ओर घुमाया और घूर घूर कर उसकी आंखों में झांकने लगा। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहे और फिर एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। रोहित ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। रश्मि उसके सीने से लग गई और बोली, हाँ, अब बताइए कहाँ चलिएगा? कहीं भी, इस फ्लैट की घुटन से बाहर, ऐसी जगह जहां तुम ना रहो और मैं ना रहूं। रश्मि खिसककर उससे अलग हो गई और अलमारी खोलकर रोहित से पूछने लगी, कौन सी साड़ी पहनूं? वह नीली? नहीं नहीं, वह पीली? यह भी नहीं? वह मूंगिया रंग की कैसी रहेगी? ऊँ, यह भी नहीं? वह भी नहीं तो क्या पहनूं? इन्हीं 3 साड़ियों में से तो चुनाव करना है। बात तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन आज की रात हल्का गुलाबी रंग तुम्हारे बदन पर खूब फबेगा। गुलाबी? अच्छा, उधार रहा, अगले बरस वही पहनूंगी। लेकिन मोहब्बत में उधार नहीं होता। यह कहते ही रोहित पलटा और पीठ पीछे हाथ में पकड़ा हुआ खुला पैकेट रश्मि के सामने कर दिया। सुंदर रेशमी गुलाबी रंग की साड़ी देखकर रश्मि बच्चों की तरह खुशी से हिलकर उछल पड़ी। फिर उसकी नज़रें साड़ी पर से फिसलकर रोहित की आंखों में डूब गईं। तुम मुझे बना रहे थे? बड़े भोलेपन से रोहित को देखते हुए वह बोली। नहीं, मैं तो अपने दिल को गुदगुदा रहा था। कहो, पसंद है? तुमने तो मेरी पसंद को भी मात कर दिया। वह उस रेशमी साड़ी पर प्यार से अपना हाथ फेरते हुए बोली। मैं सोच रहा था इस सादी सी साड़ी को देखकर तुम कहीं, लेकिन इन सादा सुंदर कपड़ों में मुझे जो हार्दिक संतुष्टि मिलती है वह उन कीमती और चमकते दमकते कपड़ों में कहाँ। यह तो फिल्मी डायलॉग है, रोहित ने झट से टोक दिया। चलो हटो, रश्मि ने चमक कर कहा और साड़ी लेकर झट उस पर्दे की आड़ में चली गई जिसके पीछे उसने अपना काम चलाऊ ड्रेसिंग रूम बना रखा था। तो मित्रों, इस प्रकार अजनबी उपन्यास का तीसरा भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आ रही है। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में हमें बताते जाइए।
वीडियो को शेयर कीजिए सभी जगह, अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सभी पर जहाँ आपके चैनल हैं या आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि इसी चैनल पर आपको मिल रहे हैं पुराने रोमांटिक उपन्यास। धन्यवाद।